चलो फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है। फिजिक्स का फर्स्ट फिजिक्स चालू हो रही है, इससे पहले फिजिक्स नहीं पढ़ी। इस बार भी फिजिक्स के 3 पेपर हैं, ठीक है। हाँ मुझे पता है हिंदी मीडियम का बैच है। देखो 3 बुक है इस बार, 3 पेपर हैं। पहला थर्मोडायनेमिक्स है, दूसरा मैथमेटिकल फिजिक्स है और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 3 पेपर पढ़ने हैं आप लोगों को, थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं ये वाला पेपर पढ़ाऊंगी अभी, जो स्टार्ट करने जा रही हूँ। बाद में पता नहीं कौन सा मिलेगा, लेकिन अभी जो स्टार्ट करूंगी वो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले थे 4-4 यूनिट, वही इसमें सिस्टमैटिक। इसमें भी 4 यूनिट है, ये भी 4 यूनिट है, ये भी 4 यूनिट है। ये 33 नंबर का पेपर है, ये भी 33 का है, ये 34 का है, ये 34 मार्क्स का है। 1 नंबर ज्यादा होता है ना, 100 नंबर का टोटल बैठता है। ये 33 और 34 नंबर के पेपर हैं। 3 पेपर पढ़ने हैं इसमें। थर्मोडायनेमिक्स में तो हीट के बारे में पढ़ना है, मतलब ऊष्मा के बारे में। मैथमेटिकल फिजिक्स ये बिल्कुल नया पेपर है, जो आपने कभी अच्छा फर्स्ट ईयर में वो पढ़े थे तुमने, अपसारिता, कर्ल, डाइवर्जेंस, ये पढ़ा था ना। सेम उसकी फर्स्ट यूनिट और इसकी फर्स्ट यूनिट सेम है, मतलब जो कर्ल डाइवर्जेंस आपने उसमें पढ़े थे वही सेम इसमें पढ़ना है मैथमेटिकल फिजिक्स के पेपर में। पहली यूनिट वही वाली है जो कर्ल डाइवर्जेंस वाली थी, और सेम एज इट इज इसमें। अब थर्ड जो है वो पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मैं पढ़ाऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में किसके, बैठो पहले। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं, करंट के बारे में। नाम सुना होगा करंट, धारा, वोल्टता, ये सब सुना हुआ है। किरचॉफ के नियम पढ़े हैं ना, 11-12 में पढ़ के आए हो। ये सारा कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है, और यहीं से स्टार्टिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसकी भी 4 यूनिट है जो पढ़ी थी हम लोगों ने, मतलब अब पढ़ाऊंगी मैं इसकी। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर। सिलेबस सबके पास है, नहीं है सेकेंड ईयर का, नहीं है सिलेबस। यूनिट के नाम सुनो पहले, कौन कौन से हैं यूनिट के नाम लिखिए पहले। पहली यूनिट है यूनिट फर्स्ट, परिपथ विश्लेषण। सर्किट एनालिसिस, ये पहली यूनिट है आपकी। जैसे उसमें था ना एक यूनिट में 3 चैप्टर 4 चैप्टर, सेम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऐसे ही है। एक यूनिट को आपको 2-3 चैप्टरों में डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है। इसकी पहला चैप्टर आपका परिपथ विश्लेषण। इसके टॉपिक्स, पूरा सिलेबस लिखोगे केवल चैप्टर के नाम बता दूं, चैप्टर के नाम बता दूं ना, टॉपिक्स तो मैं करवाती जाऊंगी तब पता चलता जाएगा। पहला है आपका परिपथ विश्लेषण, दूसरा चैप्टर डालिए इसी के अंदर, यूनिट फर्स्ट के अंदर ही सेकंड चैप्टर है आपका अर्धचालक। पढ़े हुए हैं अर्धचालक, पढ़े हुए हैं, 12th क्लास में थे, एसी वाले चैप्टर में अर्धचालक ये पढ़ा हुआ है। दूसरा है आपका अर्धचालक सेमीकंडक्टर। तीसरे चैप्टर डालिए इसके अंदर दिष्टकरण, थर्ड चैप्टर दिष्टकरण तथा विद्युत शक्ति प्रदायक। दिष्टकरण
तथा विद्युत शक्ति प्रदायक, रेक्टिफिकेशन एंड पावर सप्लाई। लिखो ना, रेक्टिफिकेशन एंड पावर सप्लाई। ये 3 चैप्टर आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर है। अब डालिए यूनिट सेकंड। दूसरा चैप्टर डालिए यूनिट, उसके अंदर 3 चैप्टर इसमें आ गए। चौथा चैप्टर का नाम डालिए उसके अंदर, ट्रांजिस्टर तथा ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। यूनिट सेकंड, फोर्थ चैप्टर, ट्रांजिस्टर तथा ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। सबसे बड़ा चैप्टर है इस बुक का, सबसे लेंथी चैप्टर है ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। पांचवा चैप्टर डालिए इसके अंदर, फिफ्थ चैप्टर, पुनर्निवेश तथा पुनर्निवेश प्रवर्धक। ट्रांजिस्टर पढ़े हुए हैं? पढ़े हुए हैं। कितने तरीके के होते हैं ट्रांजिस्टर? पीएनपी और एनपीएन पढ़े हुए हैं ना दोनों, वही इसमें पढ़ना है आपको। नेक्स्ट डालिए फिफ्थ चैप्टर, पुनर्निवेश तथा पुनर्निवेशी प्रवर्धक। पुनर्निवेश तथा पुनर्निवेशी प्रवर्धक। पुनर्निवेश को बोलते हैं फीडबैक, फीडबैक एंड फीडबैक एम्पलीफायर। प्रवर्धक भी पढ़ा हुआ है, एम्पलीफायर पढ़ा है 12th में? नहीं पढ़ा शायद, पता नहीं। यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर है, 4 और 5 यूनिट सेकंड में, जिसमें से 4 चैप्टर सबसे लंबा चैप्टर है। ये तो छोटा सा है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। 2 यूनिट हो गई। थर्ड यूनिट डालिए, यूनिट थर्ड, सिक्स चैप्टर का नाम दोलित्र। नाम सुना है? ऑसिलेटर। कौन सी बुक में पढ़ा था? फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है मैंने ऑसिलेटर, मैकेनिक्स में पढ़ाया ऑसिलेटर। याद है नहीं याद है? मैं नहीं पढ़ाया इसलिए मैं बोलूंगी कि हाँ पढ़ाया था क्लास में। ऑसिलेटर, दोलित्र। पर मैकेनिक्स का दोलित्र और यहाँ के दोलित्र में दोनों में फर्क है। वहां तो पेंडुलम की बात होती है दोलित्र में, ये दोलित्र पेंडुलम वाला नहीं है। ये दोलित्र बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उसका और इसका रिलेशन बिल्कुल अलग है। वो मैकेनिक्स में दोलित्र था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में दोलित्र है। दोनों में बहुत फर्क है। ऑसिलेटर्स 7 चैप्टर। दोलित्र के बाद है आपका क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर 7 चैप्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लास्ट यूनिट डालिए, यूनिट 4,
ट्वेल्थ क्लास, ओ हाँ, ट्वेल्थ क्लास में तुम लोगों ने गेट पढ़े हुए हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये पढ़ा हुआ है। ये लास्ट यूनिट है आपकी, 4th यूनिट। पूरा वही चैप्टर एज इट इज आपका इसके अंदर है। अर्धचालक और दिष्टकरण जो आपने उसके अंदर पढ़ा है एज इट इज इसमें है। वहां पर और, एंड, नॉर, नैंड, ये सारे गेट पढ़े हैं, वो सारे गेट आपके यूनिट 4th के अंदर है। डालिए यूनिट 4th पहला चैप्टर, अंकीय परिपथ। बूलन अलजेब्रा भी पढ़ी होगी वहां पर, बूलन अलजेब्रा पढ़ी है? पढ़ी है? नहीं पढ़ी? चलो कोई बात नहीं, डालिए वो वाला चैप्टर डालिए, अंकीय परिपथ, डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट सबसे इजी 4th यूनिट है, जिसके अंदर केवल गेट के बारे में पढ़ना है और बूलियन अलजेब्रा पढ़नी है, बस। इसमें एक ही चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है। मार्किंग इसी में से मिलती है, पेपर हुए तो मार्किंग इसी में से सबसे अच्छी आएगी, बूलियन अलजेब्रा वाले में से। वैसे होंगे, इस बार हो रहे हैं सेकंड ईयर के एग्जाम, हो रहे हैं, चल रहे हैं अभी? कब से हैं? 17 सितंबर से स्टार्ट है। और 3rd ईयर के हो गए? 1st ईयर के तो नहीं होने, तो पता ही था। तो तुम्हारे भी होंगे मतलब 2nd ईयर में तो। चलो अब जो पढ़ेंगे अपन, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, परिपथ विश्लेषण, सर्किट एनालिसिस। इसमें क्या करना है आपको? किरचॉफ के नियम पढ़े थे? कितने होते हैं किरचॉफ के नियम? 2 होते हैं, सही है, 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले तुमसे जान रही हूँ कि कितना जानते हो, मैं तो बताऊंगी फिर। किरचॉफ के नियम पढ़े हुए, जो पढ़ी हुई चीज है वो पूछ रही हूँ बस मैं। किरचॉफ के नियम 2 होते हैं, कौन कौन से? हाँ, एक धारा का नियम होता है और एक वोल्टता का नियम होता है। ये 2 नियम पढ़े हैं आपने किरचॉफ के। फिर पढ़ा है आपने अर्धचालक। अर्धचालक कितने पढ़े हैं? कितने अर्धचालक पढ़े हैं? 2 पढ़े हैं, कौन कौन से? क्या? नेज और, हाँ 2 पढ़े हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिन्हें बोलते हैं, ये 2 हैं। दिष्टिकरण, ये भी पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं? 12th में 2 पढ़े हैं, हाफ वेव और फुल वेव। 2 पढ़े हैं ना, हाफ वेव और फुल वेव। यहाँ पर 3 पढ़ने हैं, हाफ वेव, फुल वेव और एक ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज भी पढ़ा होगा तुमने, वो होता है सेतु, पढ़ा है सेतु? यहाँ 3 पढ़ने हैं आपको, दिष्टिकरण, सेतु, हाफ वेव और फुल वेव। ट्रांजिस्टर तो बता ही दिए, 2 पढ़ने हैं, एनपीएन और पीएनपी। पुनर्निवेश ये नहीं पढ़ा। पुनर्निवेश क्या मतलब, क्या होता है पुनर्निवेश? हिंदी में समझ में क्या आ रहा है पुनर्निवेश से? थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ बस, हर चैप्टर में है क्या क्या। डिटेल में तो हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। पुनर्निवेश, पुनर्निवेश का मतलब क्या होता है? वर्ड से ही निकल के आ रहा है। पुनर् मतलब दोबारा, निवेश मतलब निवेश करना। जब आप एक बार निवेश करके निर्गत प्राप्त कर लेते हो तो निर्गत को दोबारा निवेश करो और फिर आप दोबारा निर्गत प्राप्त करो, उसे बोलते हैं हम पुनर्निवेश। मतलब एक बार निवेश करने के बाद जब आपको निर्गत मिल जाता है तो निर्गत को उठा के वापस लाओ, उसे वापस निवेश करना क्या कहलाता है? पुनर्निवेश। ये आपको पुनर्निवेश में पढ़ना है। परिपथ में तो यही तो होता है, आप निवेश करते हो, निर्गत मिलता है, यही है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में, यही पढ़ना है। निवेश ही करना है, निर्गत लेना है, क्योंकि आप काम करते हो किसी बॉक्स के ऊपर। बॉक्स में क्या करते हो? धारा आती है, निवेश करती है, आप रिजल्ट निकालते हो, क्या रिजल्ट मिल रहा है, मतलब निर्गत निकालते हो। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में यही काम करना है। लेकिन यहाँ पुनर्निवेश के अंदर आपको करना क्या है? जो निवेश आपको निर्गत मिलता है उसको वापस से पुनर्निवेश बना के दोबारा आपको रिजल्ट निकालना है, उसे बोलते हैं हम पुनर्निवेश। दोलित्र, ऑसिलेटर, ये तो पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल। आपको 5 तरीके के दोलित्र पढ़ने हैं यहाँ पर। हार्टले नाम अब मैं बाद में बताऊंगी, 5 तरीके के हैं, वो 5 दोलित्र यहाँ पढ़ाऊंगी मैं। दोलित्र को करना क्या है? धारा से करना है, मतलब अब वो सब कुछ अलग है, वो तो इससे कनेक्ट है ट्रांजिस्टर से दोलित्र। जब ट्रांजिस्टर पूरा पढ़ लोगे, ट्रांजिस्टर में जो निवेश निर्गत मिलेगा उस निर्गत में आपको क्या लगाना है? दोलित्र, और उसका दोलन करवा के उसका और अच्छा आपको निर्गत प्राप्त होता है। ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट है। सबसे पहले परिपथ विश्लेषण पढ़ोगे, जो आपको निर्गत मिलेगा वो इसका निवेश बनेगा अर्धचालक का। अर्धचालक का निर्गत जो मिलेगा वो दिष्टकरण का निवेश बनेगा। दिष्टकरण का जो निर्गत मिलेगा वो ट्रांजिस्टर का निवेश होगा। ट्रांजिस्टर का निर्गत जो होगा वो पुनर्निवेश होगा, दोबारा निर्गत निवेश में दिया जाएगा। इसका
अब जो इसका आपको निर्गत मिलेगा दोबारा करने के बाद उसमें क्या लगाया जाएगा, 2 लित्र, और इसका जो निर्गत होगा वो 2 लित्र का निवेश बनेगा, फिर जो 2 लित्र का निर्गत होगा वो इसका निवेश बनेगा। यहाँ तक पूरा प्रोसीजर, यहाँ से धारा चालू होगी और यहाँ आके धारा आपकी खत्म होगी। जो प्यूरिटी मिलती है धारा के अंदर, मतलब एरर नहीं आनी चाहिए। मतलब एरर का मतलब क्या होता है, त्रुटि। जितनी बार आप करोगे धारा के अंदर बार बार त्रुटि मिलती जाएगी। आप क्या चाहते हो, हमें धारा कैसी मिलनी चाहिए, इम्प्यूरिटी नहीं होनी चाहिए, एकदम शुद्ध धारा होनी चाहिए। अगर शुद्ध धारा चाहिए तो आपको पूरा प्रोसीजर यहाँ तक करना है। लास्ट में आके जब आप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ोगे तो इसमें आपको जो धारा मिलती है वो कैसी मिलती है, शुद्ध धारा मिलेगी। इसलिए ये पूरा प्रोसीजर आपको करना है। लास्ट में जो चैप्टर 4 है वो इससे रिलेटेड है ही नहीं, उसमें केवल आपको क्या पढ़ना है, गेट्स। वो गेट्स अलग चीज है, वो तो पढ़ रखा है आप लोगों ने, वो सब उसके अंदर पढ़ना है। ये सारा एक दूसरे से रिलेशन है, इसका निर्गत, इसका निवेश, इसका निवेश, इसका निर्गत, ऐसे करके लास्ट में जो ये मिलता है वो धारा आपको शुद्ध धारा देता है। अभी तक कोई सी धारा शुद्ध धारा नहीं होती है, इसलिए सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब ये पढ़ लेंगे तभी ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़ लेंगे तभी ये पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट इसके बाद हम ये नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसका जो निवेश होगा वो इसका निर्गत होगा। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए इसका निर्गत क्या है, तभी तो इसका निवेश बनाओगे उसे। तो इसलिए हम सिस्टमैटिक ही चलेंगे, उल्टे सीधे चैप्टर नहीं पढ़ सकते। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, दूसरी पहली कर ली, तीसरी बाद में कर ली, ऐसा इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेशन होता है इसका। ठीक है, अब चलो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, परिपथ विश्लेषण। चलो, किसी परिपथ को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये तो नॉर्मल चीज है। परिपथ के बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए ये बता दो मुझे। कोई एक परिपथ तैयार करना है आपको, क्या क्या चाहिए होता है परिपथ बनाने के लिए? प्रैक्टिकल करें 12th में? पढ़े क्यों नहीं, करे नहीं है 12th में प्रैक्टिकल? करे हैं, इसका ही करा होगा, हाफ वेव और फुल वेव का है उसके अंदर 12th में प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करते वक्त आपको सर्किट पूरा बंद करना होता है। अगर खुला परिपथ होगा तो वो आपको निर्गत नहीं देता है, खुले परिपथ में धारा बहती नहीं है, ये तो पता होगा ना। परिपथ कैसा होता है, जनरल बता रही हूँ अभी, केवल सुनते जाओ। ये परिपथ बंद है, अगर बंद है परिपथ तो बैटरी लगी होगी, वो तो कॉमन चीज है। अगर परिपथ बंद है तभी धारा प्रवाहित हो सकती है। अगर परिपथ को मैंने खोल दिया यहाँ से तो मतलब यहाँ से अब खुला हुआ है, यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये तो पता चीज है। अब मुझे परिपथ बनाना है तो परिपथ मुझे पता है, अगर मुझे प्रैक्टिकल करना है तो परिपथ मुझे बंद परिपथ रखना पड़ेगा, खुला परिपथ नहीं करना पड़ेगा, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। अब पूरा परिपथ कब तैयार होता है, क्या क्या लगा होता है परिपथ के अंदर? एक चीज तो मैंने ही बता दी, धारा के लिए बैटरी जरूरी है। और क्या लगा रहता है? कुंजी, हाँ कुंजी लगा रहता है। और क्या लगी रहती है? जनरल चीजें हैं, क्या क्या लगा रहता है परिपथ के अंदर? कुंजी होती है, धारा होती है, अमीटर लगा रहता है धारा नापने के लिए, वोल्ट मीटर लगा रहता है वोल्टता नापने के लिए, प्रतिरोध लगा रहता है। प्रतिरोध क्यों लगाते हैं सर्किट के अंदर? बिना प्रतिरोध के कोई भी सर्किट पूरा नहीं होता है, प्रतिरोध लगाना बहुत जरूरी होता है परिपथ के अंदर। ऐसा कोई परिपथ नहीं है जिसमें प्रतिरोध नहीं लगाया गया। अब ये बताओ प्रतिरोध सर्किट में लगाया क्यों जाता है, क्या काम होता है प्रतिरोध का? धारा को नियंत्रित करना नहीं होता है, वो तो अलग होता है, रियोस्टेट जिसे बोलते हो, वो यहाँ लगा रहता है। वो धारा नियंत्रक अलग चीज है, वो धारा को नियंत्रित करता है। गेट बंद करो। वो धारा नियंत्रक अलग होता है कि धारा की मात्रा को बढ़ाना या धारा की मात्रा को कम करना। एक बॉक्स सा होता है जिसे देखा होगा, आगे पीछे करते हैं, खींचते हैं उसके उसको। मैंने तो ये पूछा है, ये प्रतिरोध क्यों लगा रहता है? धारा नियंत्रक अलग चीज है, प्रतिरोध अलग चीज है। धारा नियंत्रक धारा को कंट्रोल करता है, धारा को ज्यादा भेजना है या धारा को कम भेजना है, मात्रा भेजता है धारा की। लेकिन प्रतिरोध का काम क्या होता है? नहीं पता?
ये तो बहुत छोटी सी चीज है, 10th 11th में पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा नियंत्रक तो धारा को कंट्रोल करता है, प्रतिरोध जो होता है वो धारा को रोकने का काम करता है कि धारा की मात्रा ज्यादा नहीं जानी चाहिए, धारा को रोकने का काम करता है। एक ये वायर है, मैंने बोला इसमें 5 एम्पियर धारा जा रही है, ठीक है। ये दूसरा वायर है, इसमें बोला 9 एम्पियर धारा जा रही है। दोनों की लंबाइयां बराबर हैं। प्रतिरोध किसमें ज्यादा लगा होगा? इसमें ज्यादा प्रतिरोध और इसमें प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध पता कैसे चलता है? प्रतिरोध का काम होता है धारा को रोकना। अगर मैंने इसके अंदर एक प्रतिरोध लगाया, एक तो प्रतिरोध लंबाई पर जरूर डिपेंड करता है, अगर आपका तार छोटा है तो प्रतिरोध कम होंगे, अगर जितना ज्यादा लंबा तार लोगे आप उतने ज्यादा प्रतिरोध लगाने पड़ेंगे। लंबाइयां बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध की मात्रा क्या करनी पड़ेगी? आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर लंबाई छोटी है तो प्रतिरोध कम करना पड़ेगा। मैंने इसमें लिया, इसमें प्रतिरोध ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब एक प्रतिरोध लगाया और 5 एम्पियर की धारा जा रही है, तो इसका मतलब मैंने मान लिया इसमें 4 ओम का प्रतिरोध लगाया, तब इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें 9 जा रही है, तो इसका मतलब इसमें प्रतिरोध की मात्रा क्या करी आपने? कम करिए, तभी ज्यादा धारा जा रही है। धारा का ज्यादा जाना अच्छा होता है या कम जाना अच्छा होता है? घर के नॉर्मल घर के मैं कनेक्शन में पूछ लेती हूँ, घर का जो वो होता है ना कनेक्शन होता है आपका, किस में जुड़ा होता है? समांतर श्रेणी में या उसमें समांतर श्रेणी में होता है। अब धारा हमारे घर में आ रही है 9 एम्पियर की या 5 एम्पियर की? अच्छी कौन सी धारा है? 5 एम्पियर वाली। कम धारा आना ज्यादा अच्छा होता है, इतना कम भी नहीं कि वो आपके फ्यूज उड़ जाए, इतना कम नहीं, लेकिन आपका धारा का मात्रा कम होगी, क्योंकि अगर धारा ज्यादा आती है तो जो जो आपके घर में टीवी फ्रीज ये सब लग रहे हैं तो उसमें क्या होता है? फ्यूज उड़ जाते हैं, उनके खराब होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर धारा की मात्रा ज्यादा आती है। तो धारा को अगर कम करना है तो आपको अपने घर में प्रतिरोध की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, कि जिससे आपके जो एपरेटस लगे हुए हैं घर के अंदर वो खराब नहीं हो। इसलिए धारा का मान कम करके हम अपने जो घर में लगे रहते हैं सबके सब उसको कम करते हैं। और बहुत ज्यादा कम हो जाना, तुमने सुना होगा वोल्टेज कम हो जाती है तो पंखे धीरे धीरे चलते हैं, तो भी हम, हाँ, डिम लाइट आती है, क्या होता है फिर सब बंद कर देते हैं। या तो उसमें वो लगाना ना चाहिए, कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो आप क्या करते हो? सारे फैन टीवी सब कुछ ऑन ऑफ करना पड़ता है। ऑफ क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे जो घर में आती है, इंडिया में वोल्टता कितनी है? 220 वोल्ट, इतने पे ही। और जितने हमारे घर में फ्रीज टीवी कूलर जो जो बने हुए हैं वो किस वोल्टेज पे काम करते हैं? 220 पर। इंडिया की जो धारा आती है इंडिया में वो 220 पर ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, और सारे इंस्ट्रूमेंट इतने पे ही बने हुए हैं 220 पर ही। अगर धारा कम आ रही है तो वोल्टता का मान कम हो जाता है। क्यों कम होता है? पता होगा, V बराबर आई आर, ओम का नियम। अब एक बार घर बनता है और एक बार कनेक्शन हो जाता है घर में, तो प्रतिरोध की मात्रा फिक्स कर जाता है। जो भी इलेक्ट्रीशियन आता है वो प्रतिरोध लगा के सब कुछ आपका फिक्स कर गया। मान लिया उसने 50 ओम का घर पे लगा दिया। अब वोल्टता और धारा का मान बाहर से आने वाले पर निर्भर करता है कि कितना धारा घर में मीटर पे आ रही है, यही तो होता है। मान लिया हमारा धारा का मान कभी तो ज्यादा आ गया और कभी कम आ गया। अगर धारा का मान ज्यादा आ रहा है तो वोल्टता बढ़ जाएगी, धारा का मान कम हो गया तो वोल्टता भी कम हो जाएगी। लेकिन हमारे पता है 220 पर वोल्टता काम करेगी। एपरेटस जो लगे हुए वो सारे हमारे 220 के हैं। अगर 220 से वोल्टेज ज्यादा हो गया तो भी आपके एपरेटस खराब हो सकते हैं, और 220 से कम हो गया तो भी आपके एपरेटस खराब हो सकते हैं। आनी कितनी चाहिए फिक्स? इतनी। ज्यादा होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में कोई धारा ऐसी बनी ही नहीं है कि जो ज्यादा वोल्टेज कर दे। बना सब कैसी रखी है? केवल 220 पर। इससे ज्यादा तो इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। जो फॉरेन के एपरेटस होते हैं ना, जो बाहर से लाते हैं, वो सारे इससे ज्यादा पे होते हैं। वहां पर जो काम करता है वो 240 वोल्ट काम करता है, वहां पर ज्यादा होता है। इसलिए वहां के जो आप टीवी फ्रीज कूलर लेके आओगे वो यहाँ नहीं चला सकते, क्योंकि इंडिया में कितनी जो धारा बनाई जाती है, करंट बनाई जाती है, वो कितनी वोल्टेज की बनाई जाती है? 220 की। वहां पर 240 की। अगर एपरेटस लेके आओगे उनको कम मिलेगी वोल्टता, कम मिलने की वजह से वो फूक जाएंगे। इसलिए वहां, लेकिन होता है लोग खरीद खरीद के लाते हैं और चलाते हैं। इंडिया में कैसे चलाते हैं? वो खरीद के लाते हैं, उसके साथ एक कन्वर्टर बॉक्स आता है जो आपकी वोल्टता को कन्वर्ट करता है। एक कन्वर्टर बॉक्स आएगा जो 240 की वोल्ट यहाँ से भेजने वाली 220 को वो 240 में कन्वर्ट करके तब टीवी के अंदर चलाता है। और सारे के सारे जो बाहर के एपरेटस होते हैं वो डीसी पर काम करते हैं, और हमारे यहाँ क्या होती है? एसी।
हमारे यहाँ एसी धारा है, और जो बाहर के सारे ऑपरेटर्स हैं वो डीसी पे काम करते हैं, वो डीसी कन्वर्टर होता है, एसी धारा को डीसी धारा में चेंज करता है, तब आपके जो बाहर से लाए गए सारे ऑपरेटर्स हैं वो वर्क करते हैं। सेम अगर हमारे यहाँ इस वोल्टता से कम वोल्टता तो आ जाती है, पंखे धीरे धीरे चलने लग जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि पंखा अपनी स्पीड से तेज चलने लग जाए? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई धारा ऐसी नहीं है तो 220 को बढ़ा सके। सारी की सारी जो धाराएं बनाई जाती हैं वो 220 पे बनाई जाती हैं। वोल्ट तक कम जरूर हो सकती है, कम कर होने की वजह से आपके घर के ऑपरेटर्स फूकते हैं, ज्यादा होने की वजह से कभी ऑपरेटर्स नहीं फूकेंगे, क्योंकि जो वोल्टेज है वो कभी बढ़ी हुई नहीं मिलती, क्योंकि जितनी भी आपके ये कोटा और इसमें सब जगह जहाँ धारा बनती है वहां पर 220 से ज्यादा की वो धारा बनाई नहीं जाती, जिसकी वजह से आपके ज्यादा होने पर ये फूके, ये कम होने पर फूकते हैं। इसलिए कम होने पर हम सब कुछ बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से खराब नहीं होती, नॉर्मल होती है, फिर वापस चालू हो जाता है, आपका काम करना चालू हो जाता है। ये है इसका कंसेप्ट। मैं चल कहा रही थी, हाँ मैं बोल रही थी किसी परिपथ को आपको परिपथ विश्लेषण पढ़ना है, परिपथ बनाना है। तो परिपथ बनाने के लिए मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या चाहिए? अमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध और बैटरी की, इतना बहुत है। हाँ लगाने को तो बहुत कुछ लगता है परिपथ में, ट्रांजिस्टर भी लगते हैं, रेक्टिफायर भी लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन नॉर्मल सबसे लोअर लेवल का कौन सा कंसेप्ट है? ओम का नियम। ओम तो 3 पर काम करता है, वी, आई और आर, और एक बैटरी। अगर आपको किसी को समझाना है कि धारा कैसे प्रवाहित होगी, प्रवाहित होने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, आप कुछ भी लगाते जाइए, लेकिन जो सबसे नॉर्मल सबसे लोअर बेस से जो चालू होता है वो कहाँ से? 9th या 10th में पढ़ा दिया जाता है ओम का नियम, क्योंकि वहां से परिपथ बनना चालू हो जाता है। सबसे पहले ओम ही थे जिन्होंने परिपथ को बंद परिपथ करके अपना नियम दिया था, V बराबर आई आर। आर को कांस्टेंट रख के V और I एक दूसरे के क्या चलते हैं, यही तो होता है V बराबर आई आर। अगर आर का मान कांस्टेंट रख दिया जाए, नियत रख दिया जाए, तो V और I एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती। जितनी धारा बढ़ेगी उतना ही वोल्ट का मान भी क्या होता जाएगा आपका? बढ़ता जाएगा। इसी पर काम करता है सबसे पहले ओम का नियम। तो परिपथ विश्लेषण पढ़ने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत, 4-5 चीजों की जरूरत है, बैटरी, कुंजी, आर, वी और ए। धारा नापने के लिए अमीटर, वोल्टता नापने के लिए वोल्टमीटर। अब मैंने पूछा विद्युत स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? स्रोत बताइए 2, जो विद्युत स्रोत होते हैं जो काम करते हैं, 2 स्रोत हैं, क्योंकि आपके घर में 2 ही चीज नापी जाती है, या तो धारा नापी जाएगी या वोल्टता नापी जाएगी। तो 2 विद्युत स्रोत होते हैं नापने के लिए, एक तो होता है अमीटर और एक वोल्टमीटर। ये तो नापेगा आपकी धारा को और ये नापेगा आपकी वोल्टता को। अब देखो इसके अंदर आधा घंटा तो नहीं हुआ अभी, 10:30 हो गए। आज समझते जाओ, लिखना कल से स्टार्ट करेंगे। ये खुला परिपथ है बंद परिपथ है? बंद परिपथ है। बंद है, खुला कहां से? बंद है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम शाखा। शाखा को क्या बोला जाता है? ब्रांच। मैं पूछ रही हूँ इसमें कितनी शाखाएं हैं, बताओ मुझे जरा कितनी शाखा? 2 शाखाएं। और कौन कौन सी है, तो नाम बताओ। वो तो क्रम है, वो क्रम है, श्रेणियों समांतर। शाखाएं क्या होती हैं? जहां 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 धारा जाएगी वो शाखाएं होती हैं। ए से एच पर जाएगी पहली शाखा, एच से जी पे जाएगी दूसरी शाखा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ये शाखाएं होती है। जहां जहां धारा जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? शाखा। अब दूसरी बात आती है पाश। क्या बोलते हैं इसे? लूप। लूप पता है क्या होता है? हाँ, कितने लूप है इसमें? 3। 3 लूप है। जो बंद हो जाता है परिपथ उसको बोला जाता है लूप। 1 2 3, 3 लूप है। अब देखो क्या ए जी नहीं, ये धारा जब यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी तो यहाँ से यहीं तो आएगी, ये थोड़ी ना डायरेक्ट चल के यहाँ से आएगी, ऐसे थोड़ी ना आएगी धारा। धारा बहती कैसी है? ब्रांच पे जाती है, शाखा पे जाती है, यहाँ से चालू होगी यहाँ जाएगी। ऐसा होगा कि वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धारा को जाने के लिए परिपथ की जरूरत होती है, शाखा की जरूरत होती है निकलने के लिए। तो इसका मतलब वो यहाँ से यहाँ निकलेगी, वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेगी। इसलिए इसको काउंट होगा, देन उसके बाद ये, फिर ये ऐसे करके चलेगी, ये धाराएं होंगी। पास समझ में आ गया, शाखा समझ में आ गई। अब देखो इधर, अच्छा धारा, ये कितने इसके वो हैं? टर्मिनल बोलते हैं जिन्हें। 2, 1 और 2, 2 हैं। धारा कौन से निकलती है? प्लस से निकलती है, माइनस से निकलती है? और आती किसमें? एक जना बोलो आराम से। प्लस से माइनस, मतलब प्लस से निकलती है और माइनस में आती है। ये आपने पढ़ी हुई है चीज कि धारा यहाँ से तो निकलेगी और माइनस में एंटर होगी। अब हमें करना क्या है? ये तो सही कंसेप्ट है, प्लस से माइनस चलती है, लेकिन अब जो पढ़ाऊंगी मैं उसमें ये याद रखना, हम धारा को कभी बैटरी से नहीं निकालेंगे। धारा निकलती बैटरी में से ही है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हम कभी बैटरी से धारा नहीं निकालेंगे। धारा को निकालूंगी मैं, ये संधियां कहलाती हैं। संधियां तो लिखना भूल ही गई, संधि और लिखो इसमें जरा। संधि कौन कौन सी होती है? संधि होती है, वर्टेक्स पढ़े होंगे, कौन है? कितने हैं? 1 2, तो इसमें संधियां कितनी है? 4 संधियां हैं। अब धारा आपको मैंने बोला कि हमेशा मैं संधियां से निकालूंगी, कभी बैटरी से नहीं निकालूंगी, भले इसमें यहाँ बैटरी लगी हुई है तो मैं, लेकिन बैटरी से नहीं निकालते, हम लोग निकालेंगे संधि से। मतलब धारा कहां से चलेगी आपकी? यहां से, इधर से चलेगी, निकलेगी इधर से। यहाँ आके क्या होता है? धारा टूटती है, 2 में टूटेगी एक धारा। मान लिया यहाँ से आई आई थी, ये आई डैश में टूट गई और यहाँ पर आई डबल डैश में टूट गई। अब ये आई डैश इधर पहुंची, फिर टूटेगी आई डैश, आई ट्रिपल डैश यहाँ चले गया, ये यहाँ चले गया, ये घूम के इधर आएगी, ये आके यहाँ मिल जाएगी। आई डबल डैश और आई ट्रिपल डैश जब मिलते हैं तो क्या बनता है? तो यहाँ पर क्या मिलेगा? इस वाले शाखा पर आई डैश। अब ये यहाँ आई और आई डबल डैश आई, आई डैश और आई डबल डैश जब मिलते हैं तो क्या बनता है? आई। तो मतलब एंटर किस में हो जाएगी? ये समझ में आई धारा तोड़ना? दोबारा देखो, कभी भी हम बैटरी से नहीं निकालेंगे पहले तो धारा। धारा जो निकलेगी किसी संधि से निकलेगी, चारों में से किसी से भी निकाल सकते हो, यहाँ से, इधर से या इधर से, वो हमारी मर्जी है, किसी से भी निकालेंगे। मैंने इससे निकाला, जब इससे निकाली तो धारा जा रही थी आई। एक तो होता है समांतर और एक होता है श्रेणी। जब समांतर क्रम में जोड़ा होता है तो धारा आपकी नहीं टूटती। फर्क क्या होता है समांतर श्रेणी में? ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये सर्किट है, यही तो होता है। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। यहां से चली आई, अगर यहाँ जा रही है तो यहाँ भी कितनी पहुंचेगी? आई। कौन सी क्रम में जोड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम थोड़ी ना ये श्रेणी क्रम है। समांतर ऐसा होता है